नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष सामाजिक अध्ययन जो कि छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम का जो होने वाला है उसमें सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है विश्व का भूगोल और एक है आपका भारत का भूगोल, उसके संबंध में आज आपके समक्ष में एमसीक्यू श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारी संस्थान के द्वारा बिलासपुर ब्रांच जिसमें एक महा मैराथन प्रारंभ किया गया था रवि सर के द्वारा गणित विषय को लेकर, जो कि छत्तीसगढ़ टेट एवं सी टेट एग्जाम को लेकर मतलब प्रारंभ की गई थी, जो निरंतर 12 घंटे का एक मैराथन था। बिलासपुर जो ब्रांच है हमारा वहां पे संचालित की गई थी शनिवार को। आप विद्यार्थी सभी देखे होंगे मेरे ख्याल से। इसी को लेकर जो कि एक सफलतापूर्वक हमारा मैराथन था, जो निरंतर विद्यार्थियों के डेडिकेशन को भी वहां पे दिखाया। सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को रात को 8:30 बजे तक सभी बच्चे एक स्थिर मन से वहां पे पढ़ाई किए मैथ्स को लेकर, जो कि एक कठिन विषय था। उस 12 घंटे के उस कठिन विषय को रवि सर ने किस प्रकार सरलतापूर्वक विद्यार्थियों के दिमाग में डाला। निरंतर 12 घंटे की सफलता होने के बाद हम आप सभी के लिए एक और मैराथन लेके आ रहे हैं। बिलासपुर ब्रांच में ही होगा और वो होगा आपका हिंदी विषय का। हिंदी विषय का मुख्य रूप से सुधीर सर जी लेके आएंगे। यह जो महा मैराथन होगा बिलासपुर ब्रांच में होगा। दिन शनिवार को होगा, शनिवार, और तिथि होगा आपका 8 जून। 8 जून को क्या होगा, यह महा मैराथन प्रारंभ की जाएगी। इसका जो समय होगा सुबह 8:30 बजे होगा। ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। साथ साथ आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा क्योंकि सीमित सीटें हैं। आप देख सकते हो कि पिछले टाइम जो आप क्लास का रूप देख सकते हो कैसा एकदम पूरा फुल था वहां पे, तो आप लिमिटेड सीट है तो जल्द से जल्द आप अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। संबंधित रजिस्ट्रेशन संबंधित जो नंबर है आपको ये नीचे दिए गए संपर्क पे आप स्थापित कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से हिंदी के लिए होगा, जो कि आप देखे होंगे सी टेट और सीजी टेट में लगभग 30 नंबर का प्रश्न आता है। ये ध्यान रखेंगे हिंदी विषय को लेकर, ये ध्यान रखेंगे 30 अंक आएगा। यह मैराथन काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, कारगर सिद्ध होने वाला है। साथ साथ यहाँ पे ये आया कि बिलासपुर ब्रांच के साथ साथ रायपुर ब्रांच में भी क्या होना चाहिए, आपका महा मैराथन आयोजन करना चाहिए। इसी को लेकर हमने बिलासपुर के साथ साथ रायपुर वालों के लिए प्रारंभ कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है। मुख्य रूप से सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है उसमें आप टेट की बात करें अगर तो सीजी टेट में सामाजिक अध्ययन के कुल अंक आते हैं कितने, 60 अंक। इस 60 अंक को लेकर हम रायपुर ब्रांच में, ध्यान रखेंगे ये रायपुर ब्रांच में होगा एसएसटी सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट है। ये महा मैराथन होगा 9 जून दिन रविवार को, भूलेंगे मत तारीख। शनिवार को बिलासपुर पे, रविवार को रायपुर पे होगा। ये सुबह 10 बजे से निरंतर चलेगी जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। ये भी पूर्णतः निःशुल्क है, सीमित सीटें हैं और आपको अनिवार्य होगा क्या, पंजीकरण करवाना। बात करें अगर विषय को लेकर तो मुख्य रूप से आप सामाजिक अध्ययन की बात करें तो एक जो मेजर जो सब्जेक्ट है वो भारतीय इतिहास को लेकर है। भारतीय इतिहास के कुल प्रश्न आते हैं 20 अंक के। एक है आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये आएंगे आपके 8 नंबर के। भारत का जो संविधान है पॉलिटी, वो भी आएंगे कितने, 8 नंबर के। और चौथा जो है छत्तीसगढ़ का है भूगोल और इतिहास, ये आएंगे 10 नंबर के। और इतिहास के साथ साथ हम कोशिश करेंगे आपका जो समाज शास्त्र वाला जो पार्ट है महिलाओं के संबंध में जो दी गई है वहां पे वो वाला हिस्सा 4 नंबर का है। तो ये हम टोटल 24 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखे होंगे 24 और 16 और 10 50 नंबर की तैयारी आपके एक महा मैराथन से होगा। 50 नंबर की तैयारी, जिसमें यहाँ पे भूगोल के संबंधित में रियाज सर लेंगे, छत्तीसगढ़ वाले सोम सर लेंगे, और भारतीय इतिहास का जिम्मा मैं संभालूंगा वहां पे। और एक है आपके सौमित्र सर जो भारतीय संविधान के संबंध में जो प्रश्न होंगे उनको वो हल करेंगे वहां पे वो। तो ये मैराथन मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो एसएसटी वाले हैं, पेपर 2 जो आपका सी टेट में एग्जाम होता है वहां पे, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखिएगा। दिन रविवार और तिथि आपका 9 जून। और ये हमारे जो हिंदी वाले सर हैं सुधीर सर का, ये शनिवार को होगा, बिलासपुर ब्रांच में होगा। याद रखेंगे ये बिलासपुर वालों के लिए और ये है रायपुर वालों के लिए।
ये इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 23 जून को आपका सीजी टेट का एग्जाम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर हफ्ते आपके लिए एक मैराथन लाया जाए, जिससे आपका जितना भी आपका जो तैयारी है उसका आंकलन हो सके कहीं ना कहीं। तो आप भूलिएगा मत, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। हमारा आज का जो प्रश्न है विश्व भूगोल को लेकर होगा, जो कि सीजी टेट और टेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ साथ जो अदर एग्जाम जो आने वाले हैं आपका व्यापम का, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण हो गए। हमारा जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? यह किसने बताया था? हम देखते हैं कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। ये वाला हिस्सा जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, सेंटर पे है अफ्रीका, ये वाला हिस्सा है यूरोप, ये है आपका एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और एक है आपका अंटार्कटिका। अभी ये 7 महाद्वीप आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे बीच में महासागर भी है। तो ये 7 महाद्वीप कार्बोनिफेरस युग में एक साथ था, जैसे कि यहाँ पे बनाना समझेंगे ध्यान से। ये 7 महाद्वीप पूरा एक साथ था इस प्रकार से, और जो जल वाला जो पार्ट है इसके चारों ओर था पूरा पानी, इस प्रकार से चारों ओर। जब भूभाग एक साथ था तो इस भूभाग को बोला जाता था पेंजिया, ये कहलाता था पेंजिया। और जो जल वाला जो भूभाग था ये कहलाता था पैंथलासा, इसको बोला जाता था पैंथलासा। कार्बोनिफेरस युग में पहली बार पृथ्वी पे आंतरिक दरार जब आती है तो 2 भाग में टूटता है। ऊपर वाला हिस्सा टूटा और एक नीचे वाला हिस्सा टूटा। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है अंगारा लैंड, जिसको लॉरेशिया बोला जाता है। नीचे वाला हिस्सा कहलाता है गोंडवाना लैंड, दक्षिण वाला भूभाग। और जब दोनों के बीच में पानी प्रवेश कर जाता है ये वाला हिस्सा, तब इसको बोलते हैं टेथिस सागर, ये कहलाता है टेथिस सागर। ध्यान रखेंगे, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। ये कब की बात हो रही है? कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस युग। अभी वर्तमान से 35 करोड़ वर्ष पहले की बात है, 35 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। ठीक है, एक साथ था तब क्या बोले? पेंजिया। 2 भाग में टूटा तो ऊपर वाला अंगारा, नीचे वाला गोंडवाना। अब पृथ्वी के आंतरिक सतह में जो परिवर्तन हो रहा है वो रुका नहीं है। जब ये दोबारा जब टूटता है अलग अलग भागों पे, जैसे कि समझेंगे ध्यान से, ये जो हिस्सा है यहां से जब टूटेगा इस दिशा में गति करेगा तो बनेगा क्या? नॉर्थ अमेरिका। ये वाला नीचे का हिस्सा टूटेगा तो कहलाएगा साउथ अमेरिका। और ये हिस्सा यूरोप और एशिया एक साथ है अभी भी। ये 3 भाग में टूटेगा, ये वाला हिस्सा टूटेगा अफ्रीका, ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। तो ऐसे करके आप देख सकते हो 7 अलग अलग महाद्वीप बने हैं। और इसी पे यहाँ पे फंसा था कौन? इंडिया। इंडिया। तो आप कभी भी पढ़ते हो जो भारतीय प्लेट है किसका भूभाग है? अंगारा की गोंडवाना? ऊपर अंगारा नीचे गोंडवाना, तो भारतीय कहाँ पे है? गोंडवाना लैंड पे। ध्यान रखेंगे, इंडिया किसका भूभाग था? तो गोंडवाना लैंड। यहां से गति करते करते जाएगा, यहाँ टकरा के क्या बनाएगी? हिमालय बनती है। आप इसको इसमें मैप में देख समझ सकते हो, पूरा एक साथ जुड़ा था तो पेंजिया। 2 भाग में टूटा तो ऊपर वाला अंगारा और नीचे वाला गोंडवाना। ऐसा करते करते वर्तमान स्वरूप आप ऐसा देखोगे तो आपको समझ में आया होगा। 7 महाद्वीप अलग अलग था, मतलब एक साथ था पहले, फिर अलग अलग हुआ है वहां पे, वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखे तो इसको बताने वाले कौन थे? वैगनर महोदय। इनका जो सिद्धांत था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, थ्योरी का नाम क्या था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। देने वाले कौन थे? अल्फ्रेड वैगनर महोदय। तो ये आपको याद करना है। क्लियर हुआ ये? ध्यान रखेंगे, पेंजिया पेंथलासा, ऊपर अंगारा नीचे गोंडवाना। अब इंडियन प्लेट किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्लियर ये? ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है? हम बात करें मेंटल का या भूमि के गर्भ का, आंतरिक संरचना जिसको बोला जाता है। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, एक चाप काट देते हैं, 3 भाग में बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है क्रस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी, क्रस्ट बोलते हैं। बीच वाला हिस्सा कहलाता है मेंटिल, इसको बोलते हैं भूप्रवाल हिंदी पे। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? क्रोड या कोर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका? कोर,
ये वाला से क्या कहलाता है मेंटल, और ये वाला क्या कहलाता है आपका क्रस्ट बोलते हैं इसी को इंग्लिश में। अब इसमें किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, तो इसको हम पढ़ते हैं सियाल, इसको पढ़ते हैं सीमा, और ये वाला इसे क्या कहलाता है निफे। सियाल, सीमा और निफे, ध्यान रखेंगे नाम कैसे याद करना है, सियाल, सीमा और निफे। दो धातु यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एसआई का मतलब क्या होता है सिलिकॉन, एल का मतलब एल्यूमिनियम, एसआई का मतलब सिलिकॉन, और ये मैग्नीशियम, और ये निकिल और एक आयरन। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि मेंटल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व की प्रधानता है, तो मेंटल कौन सा यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे वो एक सिलिका है और एक यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ एल्यूमिनियम है और यहाँ पे मैग्नीशियम है। तो आंसर क्या होगा आपका, ये सी आंसर सही होगा। इसको कभी कभी देवनागरी लिपि में ऐसा लिख के भेजता है एग्जाम में, सियाल, सीमा और इसको बोले हैं निफे। तो आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। भूपल पट्टी, भूप्रवाद, क्रोड, सियाल, सीमा और एक निफे। कोर पे क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा बोलेंगे तब कोर पे, सेंटर पे तो आयरन, लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान रखें। लेकिन हमको पूछा है मेंटल के बारे में, सिलिका और मैग्नीशियम। क्लियर हुआ ये। अगला प्रश्न देखते हैं, मोह असंबद्धता क्या है, मोह डिसकंटिन्यूटी, इंग्लिश में बोला जाता है मोह विविक डिसकंटिन्यूटी। जो अभी मैंने आंतरिक संरचना बताया उसी में से कनेक्टेड है, समझेंगे ध्यान से इस चीज को। ये क्वेश्चन बन चुका है कई बार, ध्यान रखेंगे। मैं एक मैप बना रहा हूं और इसी में पूरा हम पढ़ेंगे। ये जो हिस्सा है अभी मैंने बताया, सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा क्रस्ट, बीच वाला हिस्सा मेंटिल, और ये क्या कहलाता है आपका कोर। ये कहलाता है आपका क्रस्ट, ये हिस्सा क्या कहलाता है आपका मेंटिल, ये हिस्सा क्या कहलाता है आपका कोर। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो हिस्सा है इसको दो भाग में बांट रहे हैं यहां से। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे अपर क्रस्ट, ये वाला अपर क्रस्ट, और नीचे वाला जो बांट रहे हैं इसको बोलेंगे लोअर क्रस्ट। ये हिस्सा ध्यान रखेंगे, ये क्या कहलाएगा अपर क्रस्ट, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा लोअर क्रस्ट। ये अपर और ये नीचे वाला लोअर। क्लियर हुआ। मेंटल को भी डिवाइड कर दिया जाता है दो भागों में, ये मेंटिल है, ये वाला हिस्सा अपर मेंटिल, इसको बोलेंगे अपर मेंटिल, ये कहलाएगा लोअर मेंटिल, ये कहलाएगा लोअर मेंटिल। दो भाग में बांट रहे हैं, ये वाला हिस्सा कहलाया आपका अपर मेंटिल और नीचे वाले से क्या कहलाया लोअर मेंटिल। सेम कोर को डिवाइड कर लेते हैं दो भागों में, ये वाला हिस्सा कहलाता है ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, जिसको आप बोलते हो इनर कोर और एक बोलते हो आउटर कोर। ये कहलाता है आउटर कोर और नीचे वाला कहलाता है इनर कोर। ये सेंटर होगा, ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ सेंटर में लिखा हूँ तीनों को। क्लियर हुआ। इतना हिस्सा क्या कहलाया अपर क्रस्ट, ये ग्रीन वाला लोअर क्रस्ट, फिर वाला अपर मेंटिल, लोअर मेंटिल, आउटर कोर, इनर कोर। इसका अगर हम बात करें गहराई का, ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा, ये टोटल है 100 किलोमीटर, और ये जो हिस्सा है 100 से लेकर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये है 2900 किलोमीटर, और सबसे लास्ट वाला की बात करें अगर नीचे वाला, ये है आपका 6371 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, आप पढ़ते हो कि पृथ्वी के सतह से अंदर की ओर जब बढ़ते हैं 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे, ये सतह है, इस सतह से 32 मीटर जब नीचे आते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो यहाँ आते लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इसके नाम को समझना, कौन कौन सा डिसकंटिन्यूटी है। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है लोअर क्रस्ट अपर मेंटिल, ये वाला हिस्सा येलो बना रहा हूं, सुनिएंगे ध्यान से। ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है मोह असंबद्धता, मोह विविक डिसकंटिन्यूटी, याद रखें, या असतत बोलते हैं इसी को, और क्या बोला जाता है असतत शब्द से बोला जाता है। ये है क्या चीज, मेन आप पढ़ते होंगे भूकंप तरंगे। अब भूकंप तरंगे में 3 टाइप के हैं,
प्राइमरी, सेकेंडरी और एक एल तरंग है। तो जो तरंग क्या होती है, ठोस से द्रव में आती है, क्योंकि ये वाला ऐसा क्या है, पूरा ठोस है, ये वाला अर्ध ठोस है, ये वाला क्या है, लिक्विड, ये वाला क्या है, ठोस है कहीं ना कहीं। तो जब ठोस से द्रव पे आती है, जैसे कि मान लो जाए ये वाला हिस्सा मैं बता देता हूँ, ये ठोस है, तरंग जब आ रही है तो यहाँ से क्या होगी, विचलन हो जाती है। तो जहां से विचलित होती है वो एरिया क्या कहलाता है आपका, डिसकंटिन्यूटी, मतलब असतत है। अगर सीधा निकल जाती तो क्या बोलते हैं, सीधी चली गई है, मुड़ गई तो क्या बोले उसको, असतत है वहां पे। तो ये जो हिस्सा है क्या कहलाया, मोह असंबद्धता। किसके पीछे, देखो यहाँ पे लोअर क्रस्ट अपर मेंटिल, लोअर क्रस्ट अपर मेंटिल, सेम यहाँ पे होगा ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या है, लोअर मेंटिल आउटर कोर, इसको बोला जाता है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, इसको बोला जाता है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। आया समझ में ये वाला हिस्सा, दो बताया हूं। मोहर विवेक किसके बीच है, तो पूरा लोअर क्रस्ट अपर मेंटिल या पूरा क्रस्ट और मेंटिल के बीच पे है। गुटनबर्ग किसके बीच है, पूरा ये वाला हिस्सा मेंटिल, और मेंटिल का कौन सा हिस्सा, लोअर मेंटिल, और ये कोर का कौन सा हिस्सा, आउटर कोर। तो दो आपको यहाँ बता दिया, एक मोहर विवेक और एक गुटनबर्ग। इसके अलावा और होता है, उसको समझेंगे ध्यान से। सेम मैं बना रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ये वाला हिस्सा जैसे कि आपने बताया, ये है आपका क्रस्ट, इसको क्या बोले आप, क्रस्ट बोले। ये वाला हिस्सा क्या है आपका, मेंटल, ये आपने क्या बोला, मेंटल, और इसको क्या बोले आप, कोर बोले। आपने बताया कि क्रस्ट और मेंटल के बीच वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। मेंटिल और कोर के बीच होता है, इसको क्या बताया आपने, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यू असंबद्धता। ये दोनों समझ में आया, ये ब्लैंक में बता दिया मैं। अब इसी को आपने क्या किया, दो भाग में बांटा, ये वाला हिस्सा अपर क्रस्ट और ये वाला लोअर क्रस्ट, इसको बांटे आप। ये वाला हिस्सा बांटे आप लोग अपर मेंटिल और ये वाला लोअर मेंटिल, इसको दो भाग में बांटे, आउटर कोर और नीचे वाला इनर कोर। अब देखो यहीं पे, ये जहां पे अपर और लोअर क्रस्ट मिलती है, अब हम बात करें केवल क्रस्ट का, जहां पे अपर क्रस्ट जहां लोअर क्रस्ट, यहाँ पे जो मिलती है इसको बोलते हैं मुख्य रूप से, आप एक नाम सुनेंगे, कोनराड डिसकंटिन्यूटी, कोनराड डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। तो पूछा जाएगा कोनराड किसके बीच में है, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ये क्योंकि ये पूरा क्या है, ये क्रस्ट है, ध्यान रखें। मैप दिखाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पे देखो मेंटिल, अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल, अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल, इसको बोलते हैं रेपेटी, रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता। और ये वाला देखो आउटर कोर और एक इनर कोर, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलते हैं लेहमान, लेहमैन असंबद्धता। ये टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है उत्तर से दक्षिण को क्रम पे। आया समझ में वाला हिस्सा, आराम से बताया हूं, समझेंगे। आउटर अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट में कोनराड, अपर मेंटिल लोअर मेंटिल में रेपेटी, आउटर कोर इनर कोर पे लेहमैन, और इसको मैं पहले बता चुका हूं मोहो और गुटनबर्ग। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। और मैप भी दिखा देता हूं मैं, देखिए मैप सेम है, यहाँ पे जो मैं आपको बताया हूं ये मैप में, तो आपको जो समझ में आएगा आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मोहो असंबद्धता कहाँ पे है, आप लोग बताइए, मोहो असंबद्धता किस जगह पे है। तो ये देखो पूरा क्रस्ट और मेंटिल या लोअर क्रस्ट अपर मेंटिल, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे देगा इस प्रकार से, देखो क्रस्ट और मेंटिल है, ऑप्शन ये है। ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल में है क्या, नहीं, इसको तो रेपेटी बोलते हैं। मेंटल और कोर के बीच में है क्या, नहीं, इसको गुटनबर्ग बोलते हैं। आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल है क्या, ये भी गलत है। क्रस्ट और मेंटल के बीच है, ध्यान रखना, पूरा क्रस्ट लिया और मेंटल लिया है, वहां पे मैं लोअर क्रस्ट अपर मेंटल बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये
ये पूरा क्रस्ट, ये पूरा मेंटिल। तो ऑप्शन के अनुसार ये आंसर होगा। क्लियर हुआ? ये ध्यान रखेंगे, ये आंसर होगा सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्यास्थ पुनश्चलन निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो प्रत्यास्थ जो पुनश्चलन है वो किसकी व्याख्या करता है, ध्यान से समझेंगे। जैसे कि हम बात करें, ये है क्या चीज? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिकॉल थ्योरी, पुनश्चलन सिद्धांत, ये ध्यान रखेंगे। ये प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत मुख्यतः जैसे होता क्या है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है? ठोस। ये क्या होता है? ठोस। इसका जो बीच वाला हिस्सा कैसा होता है? अर्ध ठोस। और इसी में क्या भरा है? पूरे लावा। इसी के अंदर क्या भरा है? लावा, हॉट स्पॉट इसी में भरा है। अब क्या होती है? ठोस, जो ठोस होती है इसकी प्रकृति होती है अपने डेंसिटी को बढ़ाना, घनत्व को बढ़ाना, और जो द्रव होता है अपने आप को फैलाना। ये दोनों की क्वालिटी होती है। तो ये अर्ध ठोस है, ये लिक्विड जैसे यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो ये जो ठोस है क्या होगा? इसके अंदर दबाव डालेगा इस प्रकार से। जब ये दबाव डालता है और दबाव डालने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे कंपन आती है, कंपन, जिसको आप क्या बोलते हो? भूकंप। तो भूकंप का कारण आप पढ़ते हो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। और इसके जो प्रतिपादक थे, जो सिद्धांत देने वाले थे इस थ्योरी का, उसका नाम है H.F. रीड। नाम है उनका H.F. रीड महोदय। तो इन्होंने बताया था कि भूकंप कैसे आता है। ये जो आप देखो, ये भूमि है, अभी नीचे का क्या है? लावा है। लावा जैसे हटेगा ये क्या होगा? नीचे दबेगा। तो इसके ऊपर जो भी होगा क्या होगा? उसके अंदर कंपन आएगा कि नहीं आएगा? तो एक कंपन जब आया तो क्या बोले? उसको भूकंप बोल दिया गया। जिसके वजह से क्या बोले कि ये इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक मतलब आप समझ सकते हो जैसे स्प्रिंग होता है, कंपन करता है वहां पे, इलास्टिक की टाइप। तो ये किसको बताया जाए? भूकंप को। साथ साथ देखो, यहाँ से जब लावा ऊपर आएगा तो ज्वालामुखी भी निकल सकता है, आया ना समझ में? लेकिन मेनली किसको बताता है? तो ये भूकंप को बताता है। यहाँ ऑप्शन देखो, भूकंप और ज्वालामुखी दोनों है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये डी हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आंसर क्या होगा आपका? भूकंप ही लेना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? रिंग ऑफ फायर क्या होता है? अग्नि वलय जिसको बोला जाता है, जहां पे सर्वाधिक ज्वालामुखी और सबसे ज्यादा क्या आती है? भूकंप आती है। तो पूरे विश्व का ऐसा एरिया है जहां पे भूकंप और लावा या ज्वालामुखी निकलती है। और ये किस वजह से हो रही है? टेक्टोनिक गति की वजह से हो रही है। टेक्टोनिक थ्योरी, या आप पढ़ते हो क्या उसी को? विवर्तनिक गतियां। आप विवर्तनिक गति के 3 प्रकार पढ़ते हो। एक अपसारी, एक होता है अभिसारी, और एक होता है संरक्षी। 3 प्रकार की गति होती है। अपसारी गति में 2 प्लेटें एक दूसरे से जुड़ जाती है, अभिसारी में एक दूसरे के पास टकराती है, और संरक्षी में दोनों के पैरेलल चलती है। तो ये अभिसारी गति की वजह से क्या होगा? जब 2 प्लेटें आपस में टकराएगी भूकंप आएगा, कहीं ना कहीं ज्वालामुखी उद्गार होगा। तो ये वाला हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है आप देख पा रहे होंगे, पूरा ये पूरा हिस्सा एक रिंग के समान बन रहा है और प्रशांत महासागर में बनता है। कौन सा? प्रशांत महासागर। तभी तो आप पढ़ते हो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सर्वाधिक ज्वालामुखी, जापान में सर्वाधिक भूकंप। तो प्लेट टेक्टोनिक कर रहे हैं, अभिसारी गति। तो ध्यान रखेंगे इसके अनुसार जो आंसर जो आपका होगा, देखो यहाँ पे डी आंसर सही है, ये प्रशांत महासागर। आया समझ में ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुटनबर्ग असभ्यता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच पाई जाती है? मैं पूरा थ्योरी आपको बताया हूं, मोहो असभ्यता, गुटनबर्ग। आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है कि क्या हो सकता है। कितना समझ में आया है पता चलेगा मुझे भी कि मैं कितना समझा पाया हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे, है ना? ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस पदार्थ को बेरी स्फीयर भी कहा जाता है? किसको बेरी स्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने फिर से वही चीज बताया, ये जो हिस्सा है ऊपर वाला क्या बोले? सियाल, बीच वाला क्या बोले? सीमा, नीचे वाला क्या बोले? नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। जहां आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, या आंतरिक हिस्से को, या पृथ्वी के सबसे आंतरिक हिस्से को क्या बोलते हैं? बेरी स्फीयर बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, बेरी स्फीयर। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखो, पृथ्वी के सबसे ऊपरी पदार्थ है क्या? नहीं। पृथ्वी के सबसे आंतरिक पदार्थ है? सही। तो
ऑप्शन सी क्या होगा आपका, ये संयुक्त। याद रखेंगे कोल पे सबसे ज्यादा पाई जाती है आयरन, याद रखेंगे, तभी क्या बोला गया उसको, बेरी स्फीयर बोला जाता है। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा पूछा गया है, झील के बारे में पूछा गया है। तो हम अगर देखें विश्व की सबसे ज्यादा लवण है या खारा पानी बोल सकते हो लवणीय झील की बात करें तो लवणीय झील में आता है कौन, वान झील। वान झील ये कहाँ पे है, तुर्की के पास है, ध्यान रखेंगे तुर्की के पास। अगर पूछा जाएगा सबसे लवणीय सागर कौन सा है, सागर कौन सा है, तब कौन सा लेते हो आप, मृत सागर। मृत सागर ये कहाँ पे है आपका, इजराइल वाले क्षेत्र पे है। दोनों में क्वेश्चन अलग अलग है, यहाँ सागर पूछेगा और यहाँ झील, क्योंकि सबसे ज्यादा समुद्री में क्या पाई जाती है, सोडियम क्लोरीन और एक मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तो सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, NaCl। तो वान झील क्या है, सबसे ज्यादा लवणीय वाला झील बोला हूं ना। जैसे भारत में क्या पढ़ते हो आप लोग, सांभर झील पढ़े हो, सुने होंगे आप लोग, और एक चिल्का झील सुने होंगे, ठीक है ना। विश्व के प्रमुख झील को थोड़ा बता रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। पहले सागर महासागर को बता देते हैं, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसका नाम है प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर। किसको किसको टच कर रहे हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। ये जो बीच वाला जो हिस्सा है एस आकार का दिखने वाला, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कहाँ कहाँ है, यूरोप और ये अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, चारों को टच कर रहे हैं। और एस आकार का क्या है, एक महासागर है। भारत के नीचे एम आकार का महासागर हिंद महासागर है, ये वाला हिस्सा हिंद महासागर। कहाँ कहाँ, अफ्रीका, एशिया और एक ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला हिस्सा है आपका आर्कटिक महासागर है, अंग्रेजी के डी आकार का है। ये चार महासागर है इंपॉर्टेंट। कई वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि पांचवा जो महासागर है वो नीचे वाला हिस्सा है, जिसका नाम लिखे हैं क्या, दक्षिणी महासागर। लेकिन वास्तव में है कितने महासागर, चार है। सबसे बड़ा महासागर बोलेंगे तब प्रशांत महासागर, सबसे गहरा बोलेगा जाएगा तब प्रशांत महासागर। उसकी आकृति कैसे दिखाई देती है, त्रिभुजाकार। कैसे है ये, त्रिभुजाकार। सबसे गहरा है, आपको पता होगा सबसे गहरा क्षेत्र कौन है, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त ये आप इसके बाद थोड़ा याद रखेंगे। ये 7 महाद्वीप है और 4 महासागर है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ में सागर के नाम बता रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से वहां पे, ठीक है। जैसे कि ये वाला हिस्सा है पृथ्वी के बीचों बीच, याद रखना है भूमध्य सागर, इसका नाम क्या है, भूमध्य सागर, ये याद करेंगे भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर और ये वाला हिस्सा है आपका लाल सागर, इसका नाम है लाल सागर। ये जो हिस्सा है इसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। ये जो हिस्सा है इसका नाम है काला सागर। काला सागर। ये जो हिस्सा है इसका नाम है बाल्टिक सागर। आपके टेट में पूछा गया बाल्टिक सागर को, बाल्टिक। सुनेंगे ध्यान से, अफ्रीका और यूरोप के बीच है भूमध्य सागर, अफ्रीका के साथ लगा हुआ है लाल सागर, यूरोप वाले हिस्से में कैस्पियन और एक आपका काला सागर, और ये यूरोप में कौन सा है आपका, ये बाल्टिक सागर। भारत के नीचे वाला हिस्सा अरब सागर है, ये वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी है। चीन वाले हिस्से पे यहाँ पे एक सागर पड़े होंगे जिसका नाम है पीला सागर, पीला सागर। और जापान पे जापान सागर। और ये वाला हिस्सा कौन सा है, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। ये जो हिस्सा है आपका ऑस्ट्रेलिया वाला, यहाँ पे जिसका नाम है कोरल सागर, कोरल सागर। एक चीज और ध्यान से समझेंगे, अभी हाल ही में आप नया डाटा जो पढ़ते हो, विश्व में 7 महाद्वीप पढ़ते थे, लेकिन 8वां महाद्वीप जो है वो जीलैंडिया, कहाँ पे है वो, ये वाला हिस्सा है, इसको बोला जाता है विश्व का 8वां महाद्वीप। नाम क्या है, जीलैंडिया। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। 8वां महाद्वीप कौन से महासागर में है, तो ये भी कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। किस महाद्वीप के हिस्से पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व पे है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में। याद रखेंगे 8वां महाद्वीप का नाम जीलैंडिया, किस हिस्से पे है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व हिस्से में है। कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर पे।
याद रखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सागर को सुनेंगे ध्यान से। ये वाला हिस्सा भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? कोदल सागर, चीन के लगा हुआ पीला, जापान सागर और एक आपका बेरिंग सागर। ये ध्यान रखेंगे, इसका नाम है जापान सागर। ये है जापान सागर। क्लियर हुआ ये वाला हिस्सा? यहां पे समझेंगे थोड़ा, ये जो हिस्सा है इसका नाम है कैरिबियाई सागर, कैरिबियन जो लोग जो रहते हैं, ये वाला हिस्सा। ये है आपका हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी है इसका नाम। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे, इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। आप सभी महाद्वीप समझ पा रहे हैं ना? मैं वहां बता दिया था पहले ही, ये नॉर्थ अमेरिका है भाई, उत्तरी अमेरिका, सब उत्तरी अमेरिका पे। ये है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे आपका पेरू का तट, पेरू का तट यहीं पे है, ध्यान रखेंगे। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, ये वाला हिस्सा। ये जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं हिंद महासागर में है, इस द्वीप का नाम क्या है? मेडागास्कर। ये ध्यान रखेंगे, मेडागास्कर। तो ये चीजें मैं कुछ कुछ बता दिया हूँ, आपके जो टेट एग्जाम जो होने वाला है उसमें काफी ये कारगर होगा। ध्यान रखेंगे, आराम से पढ़िएगा। ये मैप में आप ब्लैंक मैप लीजिएगा, एक ठो स्टेशनरी मिलता है 2 रुपए का, वहां लिख लीजिएगा। बाकी कौन सा महासागर है, कौन सा महाद्वीप है, सब मैं बता दिया हूँ, किसमें टच हो रहा है सब आपको पता चल जाएगा। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो आप बहुत ही प्रसिद्ध सुने होंगे पनामा नहर, किस महासागर को वहां पे वो क्या करती है? लिंक करती है। तो पनामा महासागर अगर देखिए हम लोग विश्व के मैप में, समझेंगे ध्यान से, ये है आपका विश्व का मैप। मैं इसमें बता देता हूँ, चलो। ये जो हिस्सा है कौन सा? ये नॉर्थ अमेरिका, ये वाला कौन सा है? साउथ अमेरिका। महासागर की बात करूं तो ये वाला है अटलांटिक महासागर, ये वाला है प्रशांत महासागर, और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पनामा कैनाल या पनामा नहर बोला जाता है। ये जो रेड कलर किया हूं इसका नाम क्या है? पनामा नहर। तो किसको किसको जोड़ रहा है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। किस महाद्वीप के बीच है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ऑप्शन देख सकते हो आप, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा होगा, प्रशांत महासागर और एक अटलांटिक महासागर। मैप याद है तो ही बन जाएगा वो, ठीक है। ये आंसर क्या होगा? ये बी आंसर होगा आपका, ठीक है। ऐसा नहर होता है, देखो समुद्री महासागर के माध्यम से एक नहर बनाया जाता है जिसको जो लिंक किया जाता है, ठीक है। ये बताएंगे आपको स्वेज नहर में, देखेंगे स्वेज नहर कहाँ पे है। विश्व की सबसे लंबी नहर मानी जाती है कौन सी? स्वेज नहर। तो इसको भी समझ लो इसी मैप में। आपको याद होगा, इसको मैंने बताया भूमध्य सागर, ये वाला लाल सागर, इन दोनों को जो जोड़ती है वो हिस्सा कौन सा है? आपका स्वेज नहर है। तो भूमध्य सागर और एक लाल सागर। जैसे कि बनाया क्यों गया? यहां से किसी को व्यापार करना है तो ऐसा घूम के जाएगा यूरोप। अब ये बन गया तो क्या हो गया? आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो वो एशिया और यूरोप के मध्य भौगोलिक दूरी को क्या करती है? कम करती है। जो व्यापारिक मार्ग को क्या बनाती है? सुगम बनाती है। भूमध्य सागर और एक लाल सागर। ऑप्शन देखो इसमें, पहला ऑप्शन देखो, भूमध्य सागर और एक लाल सागर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालाहारी रेगिस्तान कौन से हिस्से पे? कालाहारी मरुस्थल की बात करें वहां पे, किसमें? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पे, उत्तरी अफ्रीका, मैक्सिको और दक्षिण पश्चिम एशिया। तो विश्व के मैं कुछ कुछ मरुस्थल को बता रहा हूं, समझेंगे। पहले तो याद करना है कि मरुस्थल कैसे बनते हैं। मरुस्थल, मरुभूमि जिसको बोला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं भारत का, आप भारत में पढ़े होंगे एक मरुस्थल, थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल ये आपका अरावली पर्वत, इसका नाम है अरावली पर्वत। जब भारत में आप पढ़ते हो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा अरब सागर से वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से। जब यहाँ से वर्षा प्रवेश करती है तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, पूरी राजस्थान क्रॉस किया, क्या नहीं कर पाया। ये आपका केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ये गुजरात सीधी निकल गई। वर्षा हुआ क्या? नहीं हुआ, जिसके वजह से ये वाला भूभाग क्या होता है? मरुभूमि बोलते हैं इसी को, मरुभूमि। तो वर्षा ना होने की वजह से हुआ।
कोई भी अगर आप देखोगे मरुस्थल पूरे विश्व का कहाँ पे पाई जाती है, कोई देश या कोई भी महाद्वीप के पश्चिमी छोर पे पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिमी छोर पे। मैं बताऊंगा पूरा कैसे दिखता है, वो समझेंगे क्यों बनता है। मरुस्थल दो प्रकार के होता है, एक होता है शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, और एक होता है आपका उष्ण मरुस्थल, गर्म उष्ण या गर्म मरुस्थल। अब शीत और इसमें क्या फर्क है समझेंगे ध्यान से। आप पृथ्वी का जब पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर, तो बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है ये 0 डिग्री, जिसको आप क्या बोलते हो, भूमध्य रेखा, और एक 23.5 और नीचे पे 23.5, ऊपर वाला कर्क रेखा और नीचे वाला मकर रेखा। आप सभी को पता होगा कर्क रेखा में सूर्य का प्रकाश 21 जून को सीधी पड़ती है, तेज गर्मी। मकर रेखा पे 22 दिसंबर को सीधी पड़ती है, और भूमध्य रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। मतलब ये वाला रेंज आप देख रहे हो पूरा कैसा है, वर्ष भर गर्म है, तो थोड़ा ऊपर की ओर प्रभाव डालेगा 30 तक। कहाँ तक? 30। नीचे प्रभाव डालेगा कहाँ तक? 30 तक। तो 0 से 30 ऊपर और 0 से 30 नीचे, यहाँ पे जो भी मरुस्थल होगा वो मरुस्थल कैसा होगा? गर्म होगा। 0 डिग्री से 30 अक्षांश नॉर्थ और 0 डिग्री से 30 अक्षांश साउथ, यहाँ जो भी मरुस्थल होगा कैसा होगा? उष्ण होगा या तो गर्म हो। इतना याद रखना है। 30 अक्षांश से ऊपर जो भी मरुस्थल होगा कैसा होगा? वो शीत मरुस्थल। जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो आपका लद्दाख है 32 अक्षांश के ऊपर है, लद्दाख वाला हिस्सा। तो आप लद्दाख को क्या बोलते हो? कोल्ड डिजर्ट, या आप बोलते हो क्या इसको? शीत मरुस्थल। तो भारत में दोनों है। ये जो हिस्सा है कर्क रेखा के पास है, जिसको आप बोलते हो थार का मरुस्थल, ये क्या कहलाती है? थार का मरुस्थल। ये गर्म है, रेड में लिखा हूं गर्म है, और ब्लू में लिखा हूं क्या है? वो ठंडा है। तो भारत में दोनों प्रकार की है, लेकिन कारण क्या है? 30 अक्षांश के अंदर जो पाई गई वो गर्म मरुस्थल, और 30 अक्षांश के ऊपर पाई गई वो शीत मरुस्थल। तो आपको याद रखना है उष्ण मरुस्थल कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ में भी पाई जाएगी और साउथ में भी पाई जाएगी, ये ध्यान रखेंगे आप। मैं बता दूं विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से, समझेंगे ध्यान से। हम लोग लेते हैं भारत से, ले लेते हैं भारत का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन सा पाया गया? थार का मरुस्थल। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। एक बार और लिख रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। क्या नाम है? सहारा मरुस्थल। ये जो हिस्सा है नामीबिया, नामीबिया मरुस्थल, ये वाला, और इसके जस्ट बाजू पे है यहाँ पे, इसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ है? अफ्रीका पे। तीनों ध्यान से समझेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, फिर कालाहारी और एक नामीबिया। ये कौन सा महाद्वीप है? नॉर्थ अमेरिका। इस क्षेत्र पे पाई जाती है, जिसका नाम है डेथ वैली, या इसको बोलते हैं मृत घाटी। नॉर्थ अमेरिका पे यहाँ पे एक मरुस्थल पाई जाती है, इसको बोलते हैं अटाकामा मरुस्थल। कौन सा? ये साउथ अमेरिका पे। अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तीनों कंप्लीट। भारत पे कौन सा है? थार का मरुस्थल, ये वाला हिस्सा। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसका 70% हिस्सा ही क्या है आपका? मरुस्थल है। 3 मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। पहला है सैंडी मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल। दूसरा है गिब्सन, सैंडी के बाद गिब्सन, और तीसरा आपका बृहद विक्टोरिया। तो ये तीनों मरुस्थल कहाँ पे है आपके? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। 7 GB करके याद कर लेना, 7 GB। 7 से सैंडी, जी से गिब्सन, बी से बृहद विक्टोरिया। कौन से महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। जितना मरुस्थल बताया हूं सब के सब उष्ण मरुस्थल है, ध्यान रखेंगे। सब के सब कैसा है? उष्ण मरुस्थल। 2 मरुस्थल बता रहा हूं शीत में, ध्यान से समझेंगे। ये जो हिस्सा है मंगोलिया और चीन, मंगोल और चीन के बीच पाई जाती है, इसको बोलते हैं गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल ब्लू कलर में लिखा हूं, याद रखेंगे, ठंडा है, याद रखना। ये जो आपका अमेरिका है साउथ वाला, यहाँ पे पाई जाती है पेटोगोनिया मरुस्थल। ये भी कैसा है आपका? शीत मरुस्थल है, शीत। और ये भी कैसा है? शीत मरुस्थल। और भारत में बताया था कौन सा? लद्दाख। ये भी कैसा है? शीत मरुस्थल है।
जितना मरुस्थल बताया हूँ सबको एक बार पढ़ के जाइएगा, टेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को देखो, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? मैक्सिको में है क्या? नहीं है। उत्तरी अफ्रीका पे? नहीं है। दक्षिण पश्चिम एशिया पे? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पे। मैप देखो आप, ये वाला हिस्सा है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सही आंसर अगर लेंगे हम पहला, ए आंसर क्या होगा आपका? ये सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में के कौन सा महासागर एक ओर एशिया को दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करता है? एक ओर एशिया को दूसरी ओर अमेरिका को। तो आप विश्व का मैप देखो यहाँ पे, ये जो विश्व का मैप है ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये प्रशांत महासागर है। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? एशिया। और ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और ये भी कौन सा प्रशांत महासागर है? प्रशांत। क्वेश्चन पूछा गया है जो एशिया को भी टच करता है और नॉर्थ अमेरिका को भी। पृथ्वी गोल है ना भाई, ऐसा नहीं है कि उधर प्रशांत महासागर तो इधर कैसे आ गया। पृथ्वी गोल है, ध्यान रखना। तो ये प्रशांत महासागर यहाँ भी होगा। तो देखो कौन सा आएगा आंसर? बी आंसर सही है आपका। यहाँ पे आंसर क्या है? बी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पाई जाती है? ये पूछा गया है। तो ग्रेट बैरियर रीफ अगर बात करें हम लोग तो प्रशांत महासागर जो हिस्सा है कोरल रीफ के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और जो ऑस्ट्रेलिया का ये जो पार्ट है आपका, ये जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का प्रशांत महासागर है, यहीं पे मिलता है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखेंगे ये हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया। तो प्रशांत महासागर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? प्रशांत महासागर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे कुछ कुछ और संधि है, देखेंगे यहाँ पे। अभी मैंने बताया ये जिब्राल्टर किसके बीच बताया मैं, देखो आप लोग कहाँ पे? अफ्रीका और यूरोप। तो ए का क्या होगा? 3। देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ दे, वहां देश पूछ दिया पुर्तगाल और आपका मोरक्को पे, यहाँ महाद्वीप में पूछा है। मलक्का जल संधि किसके बीच है? तो आप मलक्का जल संधि पढ़ते हो, इंडोनेशिया और मलेशिया। बेरिंग जल संधि किसके बीच है? तो बेरिंग जल संधि है एशिया और उत्तरी अमेरिका। हरमुज की खाड़ी कहाँ पे है? फारस और इसके बीच। तो ए का 3 देखो कहाँ का है? ए का 3 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। बी का 1 देखो ये वाला हिस्सा है, सी का 4 देखो और डी का 2। ऑप्शन ए क्या होता है? ये सही होता है। मैप में अगर मैं बताऊं यहाँ पे समझेंगे ध्यान से, ये जिब्राल्टर तो समझ में आ गया होगा आप सभी को ये वाला। और मैंने इसको बेरिंग सागर पढ़ाया था। तो बेरिंग जल संधि यहाँ पे कौन है? एशिया। और यहाँ पे कौन है? उत्तरी अमेरिका। ये इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पे मलक्का जल संधि। यहाँ पे हरमुसा वाला कौन सा है? ये वाला हिस्सा है, फारस और ओमान वाला ये। तो 4 अलग अलग है वहां पे। तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा? ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रशांत महासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही नहीं है पूछा है। सही नहीं है बोला गया, ध्यान रखेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सही है। गहरा भी सबसे है, सही है। मेरियाना ग्रत है, सही है। इस प्रशांत महासागर की आकृति क्या अंडाकार है क्या? इसको देखते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका टच करती है, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसकी आकृति बेरिंग सागर यहाँ से यहाँ, ये जो आकृति है माना जाता है त्रिभुजाकार है। कैसे है? त्रिभुजाकार आकृति पे, ध्यान रखेंगे। और पहले बता चुका हूं मैं त्रिभुजाकार आकृति है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हुआ? प्रशांत महासागर वाला हिस्सा हुआ। आया ना समझ में? अंतिम प्रश्न है आपका इस सेशन का, समझेंगे ध्यान से। लास्ट जो प्रश्न है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो निम्न में से कौन सा है पूछा गया। तो शायद मैं आप सभी को बताया था, हिंद महासागर भारत के दक्षिणतम छोर है, एम आकार का, यह है हिंद महासागर। और हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा दिखाई दे रहा है? मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर। ये याद करना है आपको, ठीक है। तो हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपको दिखाई देता होगा ग्रीनलैंड। इसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। ये ध्यान रखें, ये पूरे विश्व का है और हिंद महासागर का मेडागास्कर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, तो ये जो प्रश्न थे आपके सी टेट और सीजी टेट एग्जाम वालों के लिए विश्व का भूगोल है। हम निरंतर इसी प्रकार से आगे लाते जाएंगे, आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। जिस प्रकार से आप सभी के लिए मैराथन क्लास हुआ था, आपको बता दें कि एसएसटी का जो मैराथन क्लास होगा वो कहाँ पे होगा, रायपुर ब्रांच में होगा, दिन रविवार को होगा, ध्यान रखिएगा। सभी सब्जेक्ट के होंगे, भूगोल का, छत्तीसगढ़ का, इतिहास का और आपके भारतीय संविधान का। 60 में 50 नंबर आपका एसएसटी का आने वाला है। तो जो विद्यार्थी एसएसटी वाले हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जल्द से जल्द पंजीयन करवा लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।